नमस्कार, मैं विजयपाल। जीके सीरीज़ पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट को हमने दो भागों में बांटा है। ये गुप्त पीरियड के बारे में है, गुप्त काल की पीरियड में है। भाग 1 और भाग 2। ये भाग 1 है। इसमें पहले वाले जो हमारा सिस्टम था उससे कुछ अलग किया है, कुछ बदलाव किया गया है। पहले वाले जो जीके सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स पूछते थे। कुछ साथियों का सुझाव था कि सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी साथ में कर दो ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस काल की कोई ख़ास बात क्या है, ताकि हम उसको याद रख सकें और टॉपिक हमारी समझ में आ जाए। इसीलिए ये वीडियो लंबा बनेगा, एक्सप्लेनेशन देनी है इसमें। पहले इस पार्ट में हम पूरे गुप्त काल के जो मुख्य बिंदु हैं उन सबको एक्सप्लेन करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे वो इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन के बेस पे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो पहले शुरू करते हैं इस वीडियो के जो मेन पॉइंट्स है, बिंदु है, उस पे। पहला हम अक्सर जो शुरुआत करते हैं वो परिचय से करते हैं। परिचय है हमारा है, इसमें हमें क्या जानना है कि इतिहास में गुप्त काल का स्थान क्या है। भारतीय इतिहास में या भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में गुप्त काल का क्या महत्व है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका स्थान है, ये जानना है। दूसरा, इतिहास का जो मेन काम है वो है जानकारी, ज्ञान या किसी घटना के बारे में हमें बताना। वर्तमान की कोई घटना है तो वो हमारी आंखों के सामने होती है, हमारे पास अखबार आते हैं, अखबार से देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं और हमें पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और चूंकि हमारी आंखों के सामने हो रहा है इसलिए हम उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हम अतीत के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत पुराना है, जो हमने नहीं देखा है, हमारे नज़दीक वाली जो पीढ़ी है उन्होंने भी नहीं देखा है, तो इसलिए उसकी जानकारी के साधन क्या है ये जानना ज़रूरी है कि वो हमारे पास किस तरीके से पहुँचे हैं। तो गुप्त काल की जानकारी के हमारे पास दो प्रकार के साधन हैं। एक साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? किताबें, लिटरेचर, लिखित रूप में जो हमारे पास चीज़ें मिलती है, किताबें मिलती हैं, उसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से पुराण एक प्रकार के अर्ध हिस्टोरिकल मतलब अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें कुछ बातें हैं वो इतिहास के जो राजा हैं उनके बारे में है और कुछ उसमें काल्पनिक बातें भी जोड़ दी, इसलिए उनको हम अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। बहुत से पुराण हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे किस किस पुराण से हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा विशाख दत्त का देवीचंद्र गुप्तम रचना है, उससे जानकारी मिलती है। कालिदास की जो कृतियां हैं मुख्य रूप से, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है और दूसरी रचनाएं हैं, उनसे इस वंश की या इस शासन की जानकारी मिलती है। शूद्रक जो एक प्रसिद्ध ग्रंथकार हुए हैं उनकी रचना मृच्छकटिकम है, उससे, और वात्स्यायन का एक कामसूत्र ग्रंथ है। इन सभी स्रोतों से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो भाग है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो पुरानी जगह की, पुराने स्थल की खुदाई करते हैं, उस खुदाई से क्या क्या मिला है, वहाँ पे क्या मिला है, वहाँ किस प्रकार की चीज़ें मिली हैं, उन सभी चीज़ों को अध्ययन करके ना हम उस समय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे हड़प्पा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि किस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों से उसके बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल की जो पुरातात्विक जानकारी का स्रोत है उसे मुख्य रूप से अभिलेख है, सिक्के हैं और स्मारक है। अभिलेखों में बहुत से विभिन्न राजाओं के अलग अलग प्रकार के अभिलेख हैं, सिक्के और स्मारक है। तीसरा जो पॉइंट हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है गुप्त राजाओं से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है, यानी कि गुप्त राजाओं से पहले यहाँ किस किस प्रकार के राज्य हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो तीन प्रकार की हमें शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। एक है गणराज्य, दूसरा राजतंत्र और तीसरा है विदेशी शासन। गणराज्य का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। राजतंत्र राजा का शासन और कुछ विदेशी शासन है। तो ये तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं। अगर
राजतंत्र की प्रमुख शक्तियों की बात करें तो प्रमुख रूप से इसमें 4 राज्य हैं मुख्य रूप से। एक नागवंश है, दूसरा वाकाटक है, तीसरे आभीर या अहीर है और चौथे इक्ष्वाकु है। ये 4 राजतंत्र हैं। इसके अलावा मालव और योद्धे ये गणराज्य हैं। हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। चौथा जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है गुप्त राजाओं की या गुप्त शासकों की उत्पत्ति संबंधी विचार क्या है। मतलब ये है कि ये किस वंश से संबंधित हैं, ये हमें जानना है, या किस ग्रुप से, किस कास्ट या समुदाय से संबंधित है। ये अलग अलग विद्वानों के विचार है, उनको जानना है। अगला जो हेडिंग है, गुप्त वंश की स्थापना कब होती है, किसके द्वारा होती है, ये जानना है। प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट और सकंदगुप्त, ये गुप्त वंश के प्रमुख शासक हैं। इन सभी के बारे में पढ़ना है हमें। लास्ट जो बड़ा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में वो है कि जो गुप्त पीरियड है उसकी अचीवमेंट्स क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, और विशेष करके ना कला, साहित्य, प्रशासन, समाज और धर्म के क्षेत्र में। लास्ट में ओवरऑल इसका ओवरव्यू है। तो ये पूरे टॉपिक्स है, पॉइंट्स है जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। डेफिनेटली इतने ज़्यादा पॉइंट्स रखे हैं तो वीडियो डेफिनेटली लंबा चलेगा, क्योंकि ज़रूरत है इसलिए इसको हम एक्सप्लेनेशन देनी हमारी ज़रूरत है। पहला हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, परिचय की। तो गुप्त काल है, उसको भारतीय इतिहास का या प्राचीन काल के इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं। विशेष करके न कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ विकास हुआ है गुप्त काल में, उस विकास के आधार पर ही गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस वंश का प्रसिद्ध जो शासक है समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं नेपोलियन फ्रांस का शासक था जिसने इंग्लैंड को छोड़ करके ना लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था। तो इसी तरह नेपोलियन ने भी पूरे भारत पर आक्रमण किए थे और राजाओं को हरा करके उनको जीत लिया गया था। चंद्रगुप्त जो इसका प्रसिद्ध शासक है, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं या चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जाते हैं, उसने पश्चिमी जो क्षेत्र है, गुजरात वाला इलाका है, यहाँ से शकों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसकी तुलना अगर हम स्वर्ण काल से करते हैं तो कुछ एक दो कमियां भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे प्रशासन की बात करते हैं तो जैसा केंद्रीकरण मौर्य प्रशासन में था वैसा गुप्त काल में नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब केंद्रीकृत प्रशासन की जगह पे यहाँ विकेंद्रीकरण की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी शुरुआत हो गई है। और व्यापार की अगर बात करते हैं तो उत्तर मौर्य काल में यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शक, सातवाहन, कुषाण, इस काल की बात करते हैं तो जैसा व्यापार उत्तर मौर्य काल में वैसा व्यापार गुप्त काल में भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ कमियां हैं। हालांकि शिक्षा, साहित्य, कला, इन सभी क्षेत्रों में गुप्त काल अपने समय का स्वर्ण काल डेफिनेटली है। तो अब बात करते हैं कि हमने ऊपर बात की थी कि साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख जो है वो है पुराण। पुराणों में भी विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये पुराण शामिल हैं, जिसमें 18 पुराण कहते हैं कि भारतीय जो वैदिक साहित्य है उसमें 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में से ये 3 पुराण हैं जिसके बारे में गुप्त काल से संबंधित ये है, इसके बारे में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त का प्रसिद्ध रचना है देवी चंद्रगुप्तम, उससे चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की बहुत सी रचनाएं हैं, विशेष करके न 2 उनके महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव, जो कुमारगुप्त और दूसरे राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। रघुवंश जो रघुवंशम है उसमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है। शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, जिसको हम मिट्टी की गाड़ी के नाम से उसका जो अर्थ निकलता है, वो भी महान विद्वान थे और इससे हमें आम जनता के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि दोनों ही प्रकार की रचनाएं हैं, राजाओं से संबंधित भी हैं
लेकिन आम आदमी के बारे में कम जानकारी मिलती है और शूद्रक से इसके बारे में हमें सही जानकारी मिलती है। एक और रचना है वात्स्यायन का कामसूत्र है। इसमें चंद्रगुप्त या फिर गुप्त काल के संबंधित जो विभिन्न कलाएं हैं, चाहे वो संगीत कला है, चाहे नृत्य कला है, चाहे वो चित्रकला है या भवन निर्माण कला है, इन सभी के बारे में हमें वात्स्यायन के कामसूत्र से जानकारी मिलती है। तो ये थे हमारे पास साहित्यिक स्रोत। अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें 3 है, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभिलेख हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो किसी हार्ड सरफेस पर उकेरे जाते हैं, जैसे पत्थर पे या धातु के किसी पत्र पर लोहे के या फिर छन्नी हथौड़े से उसको खुदाई करके है उसको उकेरते हैं ताकि वो लंबे समय तक बना रहे। तो अभिलेखों में प्रमुख रूप से समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। प्रयाग इलाहाबाद में है। बेसिकली ये जो अभिलेख है ये अशोक का अभिलेख है जो इलाहाबाद में उसने लगवाया गया था। इसी अभिलेख पर ही बाद में समुद्रगुप्त ने अभिलेख लिखवाया है। हरिसेन के द्वारा, जो उसका राजकवि, उसके द्वारा लिखवाया गया है। इसी अभिलेख पर हमें अकबर के दरबारी बीरबल और अकबर का जो पुत्र जहांगीर है उसका भी एक लेख देखने को मिलता है। यानी कि एक ही अभिलेख पर हमें 4 अभिलेख मिल जाते हैं। इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उसकी गुणों के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। दूसरा जो स्तंभलेख एक अभिलेख है वो है मेहरौली का स्तंभलेख। ये दिल्ली में है, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है। इसमें चंद्र नामक राजा के बारे में बताया गया है और इसके समय और जो लिखावट वगैरह है इसके आधार पर इसकी जो पहचान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में की गई है। ये कहते हैं कि 1500 सालों से ये लौह स्तंभ है और आज भी पानी में बरसात में खड़ा रहता है, लेकिन इसकी जो चमक है, पेंटिंग है, पॉलिश है, वो अभी भी बरकरार है। इसे गुप्त काल के जो तकनीक है उसकी जानकारी इस अभिलेख से हमें मिलती है, देखने को मिलती है। अगला है मंदसौर अभिलेख। ये कुमारगुप्त के बारे में है। इसकी रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई है और जो उसके राज्यपाल वंतुवर्मन के द्वारा तैयार किया गया है उसमें सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख है। जूनागढ़ के जो अभिलेख है इससे हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और स्कंदगुप्त इस वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक है वो है। इससे हमें हूण, जिन्होंने ये भी विदेशी शक्तियां हैं जिन्होंने गुप्त काल के समय भारत पे आक्रमण किया था और बाद के जो कमज़ोर शासक उनके द्वारा हरा दिया जाता है और अंततः गुप्त शासन खत्म कर दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत की जो है पहली जो आक्रमण की जानकारी है वो जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें मिलती है। भीतरी अभिलेख है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये भी स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। इस अभिलेख में भी पुष्यमित्रों और हूणों के आक्रमण की जानकारी है। यानी कि स्कंदगुप्त के जो दोनों ही जो अभिलेख है उससे हमें विदेशी शक्तियों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगला है एरण अभिलेख। ये भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है 510 ईस्वी में। ये सती प्रथा का पहला अभिलेख, ये साक्ष्य प्रमाण है, मतलब लिखित रूप से हमारे पास पहला एविडेंस मिलता है वो ये है एरण अभिलेख। इसी से पता चलता है कि सती प्रथा की शुरुआत या सती प्रथा होती थी। इसमें गोपराज जो इसका एक करद राज्य मतलब जो इसका अधीन राज्य है भानुगुप्त का, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने के बारे में ये जानकारी देता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सिक्के हैं जिनको कॉइन्स कहते हैं और सिक्कों की जो स्टडी की जाती है उसको नुमिस्मेटिक कहा जाता है। तो अलग अलग धातुओं के सिक्के बनाए गए हैं, चलाए गए हैं। जैसे समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इसने स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के चलाए। उसमें विशेष करके ना गरुड़ प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के, परशु प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के, व्याघ्रहनन प्रकार के और वीणावादन प्रकार के, मतलब ये जितने भी प्रकार है इसका मतलब ये है कि इनमें हमें किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। रामगुप्त है, उसके बारे में हमें एरण और भीलसा से जो तांबे की मुद्राएं मिली हैं उसके बारे में जानकारी मिली है।
रामगुप्त चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, जिसको हरा करके ना, मार करके ना चंद्रगुप्त सेकंड है वो शासक बनते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के जो सिक्के उनमें तीनों धातुओं के हैं, सोने के, चांदी के और तांबे के। और सोने के जो सिक्के हैं वो धनुधारी प्रकार के हैं, छत्रधारी प्रकार के, पर्यंक, सिंह, निहंता, अश्व, मेघयज्ञ या स्वर्ण सिक्के जो बने हैं, चलाए हैं। और स्वर्ण सिक्कों को उस समय दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के जो हैं उनको गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा गया है। और कुमारगुप्त के भी तीनों ही धातुओं के सिक्के हैं, जो महेंद्रादित्य जो इसकी एक प्रकार से उपाधि है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये विस्तृत जानकारी थी हमारी गुप्त काल के शासन के बारे में। अब बात करते हैं कि गुप्त शासकों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के क्या विचार हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग ग्रुप्स इनको मानते हैं। जैसे केपी जायसवाल हैं, उनका कहना है कि गुप्त की जो शासन है वो, या बेसिकली गुप्त है, वो पंजाब के रहने वाले थे और जाट समुदाय से संबंधित थे। जबकि कुछ विद्वान इनको वैश्य ग्रुप पे मानते हैं। और ये विद्वान कौन कौन से हैं? अयंगर हैं, अल्तेकर है, रोमिला थापर है और रामचरण शर्मा है। इन सभी विद्वानों का मानना है कि गुप्त है बेसिकली वैश्य समुदाय से संबंधित थे। हालांकि कुछ इनको क्षत्रिय भी मानते हैं, जैसे सुधाकर चट्टोपाध्याय है, रमेश चंद्र मजूमदार है, जिसको आरसी मजूमदार के नाम से इतिहास में बेसिकली जाना जाता है, और गौरी शंकर ओझा। एच.आर. चौधरी हैं, वो गुप्तों को ब्राह्मण समुदाय से मानते हैं। इन सभी विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं कि कैसे वो इस समुदाय से मानते हैं, लेकिन मोस्टली लोग हैं गुप्तों को वैसे समुदाय से मानते हैं। गुप्तों के उदय से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है? तो ऊपर जैसे हमने परिचय में डिस्कस किया था कि 3 प्रकार की शक्तियाँ यहाँ पर हैं। गणराज्य है, राजतंत्र है और विदेशी शासन है। गणराज्य में 4 हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं। नागवंश है, वाकाटक है, आभीर या जिसको अहीर कहते हैं वो है, और इक्ष्वाकु है। नागवंश के बारे में कहा जाता है कि कुषाणों का अंतिम रूप से विनाश इन्हीं लोगों ने किया है। और ये जो क्षेत्र है वो अधिकतर पद्मावती, मथुरा, कांती क्षेत्र यानी कि आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले इलाके में इनका शासन था। वाकाटक जो हैं वो पहले सातवाहनों के अधीन स्थानीय शासक थे। ये मध्य प्रांत और बुंदेलखंड से लेकर के ना नीचे दक्षिण भारत में हैदराबाद तक फैले हुए थे। और चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी प्रभावती गुप्त है, उसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन सेकंड के साथ किया गया था, जो इसके महत्व को दिखाता है। तीसरा जो राजवंश गुप्तों के समय से पहले है वो आभीर है, जिसको अहीर भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश वाले इलाके में है और इसकी स्थापना ईश्वर सेन के द्वारा की गई थी, जिसने कलचुरी चेदी नाम का एक संवत भी चलाया था। चौथा जो राज्य है वो सातवाहनों का सामंत रहे थे, ये इक्ष्वाकु, उनके बारे में है। और ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं और अयोध्या इसकी राजधानी थी और ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। तो ये सारे के सारे राज्य हैं जो राजतंत्र के रूप में हैं और कुषाण शासकों के अंत और गुप्त राज्य के शुरुआत से पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में ये राज्य हुए हैं। अगर गणराज्यों की बात करते हैं तो गणराज्य भी 4 हैं। इनमें मुख्य रूप से मालव, योद्धे, औदुंबर और मैत्रिक है। मालव जो राज्य हैं वो आज के पंजाब में शासन करते थे। पाणिनि ने इनको आयुद्धजीवी संघ, आयुद्धजीवी कौन होता है? जो युद्ध पर जीवित रहते हैं, यानी कि जो युद्ध बेसिकली करते हैं। समुद्रगुप्त ने इनको हरा करके ना अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा जो ग्रुप है वो योद्धों का है और ये उत्तरी राजपूताना और पूर्वी पंजाब में फैले हुए थे। इनको भी आयुद्धजीवी कहा गया है और ये कार्तिकेय के उपासक थे। औदुंबर है वो कौशिक क्षेत्र पंजाब वाले इलाके में थे और इनको विश्वामित्र का वंशज माना गया है। और चौथा जो गणतंत्र है वो मैत्रक है। ये अग्रज यानी बड़े भाई के बाद में छोटे भाई को शासक बनाने की प्रथा में विश्वास करते थे। तो ये 4 गणराज्य हैं और ऊपर 4 हमने राजतंत्र की बात की है। अब अगला जो हमारा हेडिंग है वो है
गुप्त राजवंश की स्थापना कब होती है, किसके द्वारा होती है? तो गुप्त शासन की जो संस्थापक हैं वो श्री गुप्त हैं, और इसी के नाम से ही इसका नाम गुप्त वंश या गुप्त राजवंश पड़ा है। जो 240 में शासक बनते हैं, 240 से और 280 के बीच में शासन करते हैं। इनका जो उत्तराधिकारी है वो घटोत्कच है, उसका भी शासन लगभग 40 वर्ष है, 280 से 320 ईस्वी तक। लेकिन लगता है कि शायद ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसलिए इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण गुप्त शासकों के बारे में। तो महत्वपूर्ण गुप्त शासक हैं, पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय 319 से 335 ईस्वी के बीच में है। दूसरा समुद्रगुप्त है, जिसने 335 से 380 के बीच में शासन किया। तीसरा चंद्रगुप्त सेकंड है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 380 से 412 तक शासन किया है। पांचवा जो शक्तिशाली शासक है गुप्त वंश का, वो कुमारगुप्त फर्स्ट है, जिसने 412 से 454 ईस्वी तक शासन किया। और अंतिम शक्तिशाली जो गुप्त शासक है वो स्कंदगुप्त है, जिसने 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया। तो ये प्रमुख शासक हैं गुप्तों के। तो इनके बारे में अब पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी खास उपलब्धियां हासिल की, क्यों इनको महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। तो पहला है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने 319 से 335 ईस्वी के बीच में शासन किया था। ये पहला शासक है गुप्त वंश का जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत की शुरुआत की थी। जब ये राजा बनते हैं 319 ईस्वी में, तो उसी के साथ ही गुप्त संवत की शुरुआत हो जाती है और वैवाहिक संबंधों के आधार पे इसने अपने राज्य को फैलाया। जैसे इन्होंने स्वयं अपना विवाह लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और कुमार देवी के साथ संयुक्त रूप से सोने के सिक्के चलाए। लिच्छवी गणराज्य का महत्व तो इसी बारे में पता चलता है कि जो इनका बेटा है समुद्रगुप्त, उसने अपने आप को लिच्छवी गणराज्य का दोहित्र कहा है। इससे लिच्छवी गणराज्य का क्या महत्व है वो हमें पता चलता है। दूसरा शासक है समुद्रगुप्त, पर क्रमांक 335 से 380 के बीच में है। ये महान विजेता है और वी.ए. स्मिथ जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसके बारे में पहले ऊपर बात कर चुके हैं, इससे इसकी विजयों की जानकारी मिलती है और 5 चरणों में इसने अपने विजय अभियान को पूरा किया है। पहले चरण में इसने गंगा यमुना दोआब के राज्यों को हरा करके जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरे चरण में पूर्वी हिमालय सीमावर्ती राज्य क्षेत्र जिसमें असम, नेपाल, बांग्ला ये वाला इलाका है, इस क्षेत्र को, साथ ही पंजाब और मालवा क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में लगभग 9 गणराज्यों को हरा दिया गया। तीसरे चरण में आठवीं राज्य हैं, आठवीं का मतलब जो जनजातीय इलाके हैं जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में थे, उनको हराया गया। चौथे चरण में दक्षिण भारत के 12 राज्यों के संघ को हराया गया, लेकिन उनको हराने के बाद उनसे कर लेकर के उनके राज्यों को वापस दे दिया गया, अपने राज्य में नहीं मिलाया गया। हो सकता है दूरी की वजह से ऐसा किया गया हो। पांचवा जो चरण है जिसमें विदेशी राज्यों को, जो शक और कुषाण के जो वंशज थे उनको हराया गया। तो इन 5 चरणों में समुद्रगुप्त ने अपनी विजय अभियान को पूरा किया। अगला जो प्रमुख शासक है वो चंद्रगुप्त सेकंड है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिसने 380 से 412 ईस्वी के बीच में शासन किया था। अपने अग्रज भाई रामगुप्त की हत्या करके ना इसने अपने आप को शासक बना लिया। कहते हैं कि रामगुप्त है कमज़ोर शासक था और इसलिए उसको हरा करके ना वो गद्दी पे, राजा चंद्रगुप्त सेकंड है, गद्दी पे बैठ जाते हैं। और ये भी चंद्रगुप्त प्रथम की तरह ही वैवाहिक संबंधों का सहारा लेकर के ना अपने राज्य का विस्तार करते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने स्वयं कुबेर वंश की राजकुमारी कुमेर नाग से विवाह किया। अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासक से किया, जिसका हम ऊपर पहले बात कर चुके हैं। और अपने पुत्र का विवाह जो कुमारगुप्त होते हैं कदम्ब वंश के शासन से किया। चंद्रगुप्त सेकंड की जो विजयों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विजय है पश्चिम में शकों को हराना और मालवा और गुजरात क्षेत्र को जीतकर अपने शासन में मिलाना। इसके समय की 2-3 घटनाएं और महत्वपूर्ण है। पहला,
कि चीनी यात्री जो फाहियान है 405 ईस्वी से 411 ईस्वी के बीच में भारत रहता है, इसी के समय में भारत आता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण इनकी रचना है वो इनके दरबार के नवरत्नों के बारे में है। आप लोगों ने अकबर के नवरत्नों के बारे में सुना है, इसी तरह चंद्रगुप्त सेकंड के भी नवरत्न थे, जिनमें मुख्य रूप से धन्वंतरी हैं, छप्पड़क है, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर, वररुचि और कालिदास। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के 9 रत्न हैं। अगला जो प्रमुख शासक है वो कुमारगुप्त प्रथम है, जिसने 412 से 454 ईस्वी के बीच में शासन किया। इसने अपने आप को महेंद्रादित्य की उपाधि भी से नवाजा। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मंदसौर जो मध्य प्रदेश में है उसमें इसके जो दरबारी कवि हैं वत्स भट्टी उसके द्वारा लिखी गई जानकारी से मिलती है। हालांकि कुमारगुप्त ने कोई विजय नहीं की थी, लेकिन अपने साम्राज्य का अक्षुण्ण बनाए रखा। इसी के समय में पुष्यभीतियों का आक्रमण हुआ था, जिसे दबाने के लिए स्कंदगुप्त जो इनके बेटे थे उनको भेजा गया। कुमारगुप्त की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो नालंदा विहार है। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला जो प्रमुख शासक है वो स्कंदगुप्त है, जिसने 454 से 467 ईस्वी के बीच में शासन किया और जिसने अपने आप को शक्रादित्य की उपाधि से नवाजा। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण होता है और इसका जो आक्रमणकारी है वो खुशनेबाज है। इसके अलावा स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी है वो जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती हैं, जिसमें हूणों के बारे में बताया गया है और हूणों को इसमें मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के नेतृत्व में सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई। आपने कई बार पढ़ा होगा इतिहास में झील के बारे में, जो मौर्य काल में बनी थी, बाद में रुद्रदामन के द्वारा उसका उद्धार किया गया, स्कंदगुप्त के द्वारा उद्धार किया गया और बाद में उसका सुधार किया गया। तो मतलब पूरे जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें इस झील का इतना महत्व है कि समय समय पे अलग अलग काल के राजाओं ने इसका मरम्मत करवाई, इसको सुधार करवाया। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं। और अचीवमेंट्स की जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से कला, वास्तुकला का मतलब है भवन बनाने की कला, साहित्य, इन क्षेत्रों में गुप्त काल है अपने समय का स्वर्ण काल है। हालांकि कुछ विद्वान इस बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि व्यापार के हिसाब से और दूसरा प्रशासन की जो सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से, केंद्रीकरण के हिसाब से इसको हम स्वर्णकाल नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस बारे में सभी लोग सहमत हैं कि कला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में पूरे प्राचीन काल में गुप्त काल सबसे आगे रहा है। किन किन कलाओं की इसमें उन्नति प्रगति हुई है अगर उनकी बात करें तो पहला है भवन निर्माण कला में मंदिर बनाने की कला। सबसे पहले जो मंदिर बनाने की जो कला की शुरुआत है वो गुप्त काल से ही होती है। शुरुआत के जो मंदिर बड़े सिंपल होते हैं, साधारण से मंदिर होते हैं जो बेसिकली पत्थरों के बने होते थे। हालांकि बाद के शासकों में जो देखा गया है कि बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए गए, जो दक्षिण के चोल शासकों के समय में बड़े बड़े विशाल मंदिर देखने को मिलते हैं। अगर गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख मंदिर है वो झांसी में, उत्तर प्रदेश में जगह है देवगढ़। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो सबसे प्रमुख है। इसके अलावा भीतरगांव का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगांव का विष्णु मंदिर, ये अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं। और स्थापत्य जो कला है वो नागर शैली में लिखी हुई है। आप लोग जानते हैं कि जो स्थापत्य कला है उसकी 3 शैलियाँ हैं। उत्तर भारत में नागर शैली है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है और दोनों के बीच में वेसर शैली है। तो उत्तर भारत में जो नागर शैली है इसकी जो आधारशिला है गुप्त काल के द्वारा रखी जाती है। दूसरी जो उपलब्धि है कला के क्षेत्र में वो मूर्ति कला के बारे में, जिसको स्कल्पचर कहते हैं। गुप्तकालीन जो मुख्य मूर्ति कला है मुख्य रूप से वो मथुरा कला जो कुषाण काल की जो परंपरा है उसी को ही आगे बढ़ाती है। हालांकि दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर भी है। प्रमुख जो मूर्तियाँ इस समय देखने को मिलती है, दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा, इसके अलावा काशी के गोवर्धन को उठाए कृष्ण की मूर्ति, एरण की वराह की मूर्ति और सारनाथ की बैठी व्यवस्था में बुद्ध मूर्ति, जो इस काल की सर्वोत्तम
मूर्ति कला का नमूना है, जो बिहार में पाई जाने वाली एक जगह है चुनार, वहाँ से बलुआ पत्थरों से निकाल कर इस मूर्ति को तैयार किया गया था। अगला है चित्रकला यानी कि पेंटिंग। अगर पेंटिंग की बात करते हैं तो दो प्रकार की हमें चित्रकला देखने को मिलती है, एक अजंता चित्रकला और दूसरी बाघ चित्रकला। अजंता जो चित्रकला है वो आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये जो ये चित्रकारिता है वो गुफाओं में बनी हुई है, जिनको हम भित्ति चित्र कहते हैं। इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था, हीनयान शाखा के जो बौद्ध भिक्षु है उनको रहने के लिए। ये तो भित्ति चित्र हैं, ये 30 गुफाओं में बने हुए हैं, जिसको 1 से 29 तक की संख्या दी गई है। इसके बारे में सबसे पहले खोज है 1824 ईस्वी में सर जनरल जेम्स के द्वारा की गई थी। अजंता के जो चित्र है वो मुख्य रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जबकि जो बाघ चित्रकला है उनके विषय है वो लौकिक है, यानी कि लोगों से संबंधित है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन अधिकांश जो चित्र है पेंटिंग है वो गैर धार्मिक है, यानी कि लोगों से संबंधित है, धर्म से संबंधित नहीं है। अगली जो कला है वो है साहित्य, जिसका गुप्त काल में बड़े लेवल पे प्रगति होती है, उन्नति होती है, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक यानी लौकिक हो, दोनों ही क्षेत्रों में साहित्य की बड़ी अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। पुराण, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, और महाकाव्य जिस रामायण महाभारत हैं, अंतिम रूप से इसी समय उनको तैयार किया गया। प्रारंभ में जो पुराण हैं उनकी रचना का जो आधार है या रचना करने वाले हैं वो चारण लोग हुआ करते थे, जो राजाओं का गुणगान करते थे, और इन चारणों में से प्रमुख रूप से लोमहर्ष हैं और उसका बेटा उग्रशर्व है। कहते हैं कि बहुत से पुराणों की रचना इनके द्वारा की गई है। हालांकि आगे चलकर पुराणों की रचना का जो काम है वो ब्राह्मणों के द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया है। जो स्मृतियां हैं एक प्रकार की नियमावलियां हैं समाज के लिए, उनमें से नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृतियाँ ये गुप्त काल में ही लिखी गई है। इससे पहले हमने मनुस्मृति के बारे में बात की थी, वो इससे पहले जो मौर्य काल है उसके समय में लिखी गई है। साहित्य में बात करते हैं तो कालिदास इस समय का प्रसिद्ध जो विद्वान है, जिसने बेसिकली काव्य और नाटक लिखे हैं। इसकी कुल मिला के 7 ग्रंथ हैं, जिसमें 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 2 काव्यखंड मेघदूत और ऋतु संहार, और 3 नाटक है, जिसमें मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना का सर्वोत्तम उसकी उपलब्धि है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ रचना है। इसके समय का एक और दूसरे विद्वान हैं, वो भास हैं, जिन्होंने भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। अगले विद्वान है शुद्रक है। मृक्षकटिकम जो मिट्टी की गाड़ी है इसके बारे में बताया गया है, यह आम आदमी के बारे में जानकारी देती है। विशाख दत्त है, जिसने 2 रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, जो राजाओं के बारे में जानकारी देती हैं। और विष्णु शर्मा की जो बहुत प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र, उसका रचना भी इसी समय में यानी गुप्त काल में ही होती है। तो गुप्तकालीन जो साहित्य है उसको बेसिकली 2 विशेषताएं हम देख सकते हैं। एक कि अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो प्रेम प्रधान है और सुखांत है, हालांकि मृच्छकटिकम इसका एक अपवाद भी है। दूसरी विशेषता क्या है कि उच्च वर्ग के लोग हैं या उच्च वर्ग के जो पात्र है वो संस्कृत बोलते हैं, जबकि शूद्र और महिलाएं हैं वो प्राकृत बोलती हैं। अमर सिंह, जिसने अमरकोश नामक रचना लिखी है, जो अकबर का जो चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी भी था, हालांकि इस रचना का मूल नाम लिंगानुशासन भी था। अगला जो क्षेत्र है जिसमें गुप्त काल के समय में विशेष उपलब्धि होती है वो है विज्ञान का क्षेत्र। विज्ञान की बात करते हैं तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर 2 बहुत बड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं। आर्यभट्ट ने पहली बार गणित को ज्योतिष शास्त्र से अलग किया, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाया, और ये सिद्धांत दिया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। इससे पहले यूरोपीय लोगों ने क्या विचार दिया हुआ था कि पृथ्वी है वो केंद्र में है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है, जबकि सच्चाई क्या है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और उसके चक्कर लगाती है। और चंद्र ग्रहण के बारे में भी आर्यभट्ट ने जानकारी दी है कि कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट का जन्म है पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में होता है। अगले जो प्रमुख
विद्वान है, वैज्ञानिक है, वो वराहमिहिर है, वो भी प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृत जातक, लघु जातक, विवाह पटल और योग यात्रा, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। तीसरे जो विद्वान है वो ब्रह्मगुप्त है, जो 7वीं शताब्दी में होते हैं। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है और न्यूटन से पहले इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में पता लगा लिया था। अगले जो विद्वान हैं वो है भास्कर प्रथम, जो 600 ईस्वी में होते हैं। और आर्यभट्ट की रचनाओं पर इन्होंने टीकाएं लिखी हैं, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं। और आर्यभट्ट की जो उपलब्धियां हैं उसको दुनिया के सामने रख करके उसको और प्रसिद्ध बनाया है। इन्होंने अपने खुद इंडिपेंडेंट रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें महाभास्कराय, लघु भास्कराय और भाष्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगले विद्वान धन्वंतरी हैं, जो औषधि शास्त्र यानी कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, प्रमुख चिकित्सक थे और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे। नागार्जुन भी प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित थे और पारे की खोज इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा धातु विज्ञान के बारे में, जैसे महरौली का लौह स्तंभ है और बिहार में एक जगह है जहाँ पर एक मूर्ति मिली है लगभग 7.5 फीट ऊंची। ये जो दोनों ही स्तंभ हैं ये दिखाते हैं कि धातु विज्ञान कितना प्रगति कर चुका था। इसके अलावा आयुर्वेद के बारे में, हस्तायुर्वेद के बारे में और अश्वशास्त्र आदि के बारे में भी गुप्त काल में हमें बहुत सी रचनाएं देखने को मिलती है। तो ये विस्तृत एक्सप्लेनेशन थी पूरे गुप्त काल के बारे में। हालांकि वीडियो लंबा हो गया है, इसके सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चंस बनाएंगे जो इसी वीडियो के बेसिस पे होंगे और इन दोनों पार्ट को मिला करके ना गुप्त काल पूरा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए। धन्यवाद।